श्री सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। ऐसी लड़ाई 2012-13 के साल में हुई थी बीजेपी में, जब आडवाणी जी मार्गदर्शक बनाए गए थे और मोदी जी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार। उसके बाद से बीजेपी में ऐसी लड़ाई फिर नहीं देखी गई। कांग्रेस में ऐसी लड़ाई होती रहती है, कांग्रेस से कई कांग्रेस बनती रहती है, फिर इस कांग्रेस से मिलकर ये कांग्रेस चुनाव भी लड़ती है। तृणमूल कांग्रेस जैसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ चुकी है। उस कांग्रेस से इस कांग्रेस में भी लोग आ जाते हैं, जैसे तमिल मनीला कांग्रेस से लोग आ गए, जैसे चिदम्बरम। राजस्थान में ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी। वसुंधरा के खिलाफ बीजेपी में बहुत गोलबंदी हुई छोटी मोटी, मगर चुनाव हारने तक कोई आवाज नहीं उठा सका। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत की भी वही स्थिति थी। कुछ दावेदार हुए मगर गहलोत को कोई हिला ना सका। सचिन पायलट ने चुनौती दी मगर पार्टी से बाहर कर दिए गए। बाहर किए जाने से पहले ही बाहर हो गए थे। रविवार को जब ज्योतिरादित्य से मिलने गए तभी साफ हो गया कि वे कांग्रेस में नहीं हैं। सोमवार की बैठक में नहीं गए। कांग्रेस नेताओं के ठिकाने पर ईडी वगैरह के छापे पड़े तो चुप रहे, निंदा नहीं की। रात को 5 स्टार का वीडियो भेज दिया जिसमें उनके समर्थक विधायक 5 स्टार में थे, सचिन नहीं थे। अब कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया है। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर अशोक चक्र ही चलेगा, ये साफ हो गया? क्वेश्चन मार्क। यानी अशोक आडवाणी नहीं हुए, लेकिन क्या सचिन मोदी हो जाएंगे? बीजेपी से मिलकर मोदी बनेंगे या अकेले चलकर? हमारे साथ उमा शंकर सिंह हैं और हर्षा कुमारी सिंह हैं। बात करने के लिए हर्षा, तो बताइए कि सचिन पायलट को निकालने के साथ साथ उनके साथ और भी जितने मंत्री हैं, जातीय समीकरणों के हिसाब से भी बताइए, क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से भी बताइए कि अभी कांग्रेस का छोड़ दीजिए, राजस्थान की राजनीति में किस तरह का भूचाल आया है, समीकरण बदले हैं? जी, बहुत बड़ा भूचाल आया है राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि आपको मालूम है रवीश की राजस्थान में जो पॉलिटिक्स है वो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस वाली है। यानी कि बीजेपी आएगी तो अगली बार तय होता है कि वो वापस सत्ता को नहीं, पर सत्ता पे काबिज नहीं रह पाएगी और कांग्रेस आ जाएगा। अब ऐसे में सचिन पायलट ने जब इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम जब वो और अशोक गहलोत दोनों को एक तरह से लीडरशिप रोल में सामने लाए थे, तो उनके एक यूथ का अपील था और अशोक गहलोत के एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर का अपील था, इसलिए कांग्रेस को अच्छे खासे वोट मिले थे, वोट शेयर अच्छा मिला था उनको। लेकिन अब जो अगर आप देखेंगे कि सचिन पायलट को निकालना, तो एक तरह से जो ये यूथ वोट है ये थोड़ा सा नाराज जरूर होगा। दूसरी ओर एक बहुत इन्फ्लुएंशियल जातीज होती है राजस्थान में, तो अगर आप कोई ऐसे बहुल्य इलाके में रहते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आप गुर्जर इलाके में रहते हैं और आपका गुर्जर बहुल्य क्षेत्र है, तो आप जो दूसरी जाति है आसपास उन पे आप हावी रहेंगे और उनको वोट डालने नहीं देते, रास्ते में रुक जाते हैं, वो निकलते ही नहीं अपने घर से। या मीना जाति है, वो भी एक ऐसे ही पॉलिटिकली पावरफुल जाति होती है, या कहते हैं कि जैसे राजपूत रहते हैं वहां पे भी ये हो। तो सचिन पायलट जो है एक गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं। वैसे उन्होंने जातिगत राजनीति नहीं करी है, लेकिन गुर्जर उनको एक बड़ा नेता मानते हैं और गुर्जरों का बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, वो आर्मी वगैरह में जाते हैं, तो काफी एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल जाति है। तो गुर्जर, जो आपने गुर्जर एजिटेशन के बारे में भी सुना होगा, तो जो गुर्जर राजनीति है उसमें सचिन पायलट उभर के आए थे, तो वो एक इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक है, वो उनके साथ चला गया है। अच्छा, अगर आप उनके साथ देखेंगे कि दूसरे लोग जो गए हैं उसमें से रमेश मीणा गए हैं, वो भी ईस्टर्न राजस्थान के हैं और मीणा राजनीति में उनका भी बोलबाला है और मीणाओं का वैसे भी ईस्टर्न राजस्थान में बोलबाला रहे। दूसरे आप देखेंगे कि विश्वेंद्र सिंह भरतपुर गए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट कर रहे हैं। रवीश, अगर आपको ट्वीट्स में इंटरेस्ट है तो बहुत शेर और शायरी में ट्वीट्स कर रहे हैं। भरतपुर जो रियासत है, भरतपुर की जो पूर्व रियासत है, उस परिवार से वो ताल्लुकात रखते हैं। इनफैक्ट राजा सूरजमल के वो डायरेक्ट डिसेंडेंट कहलाते हैं। तो ये जो जातियां उनके साथ गई है, इससे जो राजस्थान का समीकरण है वो जरूर बदलेगा। और अशोक गहलोत की एक एक्सेप्टेबिलिटी थी अक्रॉस कास्ट लाइंस, क्योंकि राजस्थान आज भी जातिगत की बेड़ियों में एकदम जकड़ा हुआ है। तो अशोक गहलोत की एक एक्सेप्टेबिलिटी थी अक्रॉस कास्ट लाइंस। लेकिन अगर ये इन्फ्लुएंशियल
जातियां थोड़ी सी उनसे दूर हो जाती है तो कांग्रेस का जो सोशल, जो उनका आधार है, जो वोट बेस है, वो भी बदलेगा। और ये जो टू पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस बीजेपी, इसमें हो सकता है राजस्थान में चेंज आए, यानी कि एक थर्ड पार्टी या थर्ड फ्रंट अगर यहाँ पे खड़ा हो जाए तो राजस्थान की जो राजनीति है वो सचिन पायलट के साथ हमेशा के लिए बदल सकती है। पर हर्षा, थर्ड फ्रंट की राजनीति तो बहुत लंबा रास्ता है, खुदरा रास्ता है। उस रास्ते पे चलकर भी आपको कभी कांग्रेस की तरफ देखना पड़ेगा तो कभी बीजेपी की तरफ देखना पड़ेगा। क्या अभी तक जो, हालांकि सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं हुई है, क्या ये माना जाए कि सचिन पायलट बीजेपी की तरफ जाएंगे और बीजेपी उन्हें अब अपने जो उसके भीतर ही कई तरह के नेता हैं उन सबको छोड़कर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगी, या सचिन पायलट शिवराज सिंह चौहान की तरफ वसुंधरा राजे को फिर से मुख्यमंत्री बनवा देंगे? एक और बात है इसी के साथ कि गुर्जर आरक्षण का आंदोलन हुआ, क्या सचिन पायलट ने कभी इसको लेकर मुखरता दिखाई थी? गुर्जर आंदोलन के आरक्षण को लेकर कभी जोर दिया था, और अगर इनका जातिगत बेस था भी, उन्हें अपना नेता मानते भी थे, तब भी वो एक नए नेता राघवेंद्र सिंह राठौर मेरे ख्याल से अजमेर से हार गए थे वो, और अच्छा काम करने के बाद भी सांसद के तौर पे, मंत्री के तौर पे सचिन पायलट हारे थे वहां से। जी बिल्कुल, देखिए आपका जो पहला सवाल है कि बीजेपी के साथ उनका क्या ताल्लुकात रहेंगे, तो रवीश, हमको बीजेपी का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल दिख रहा है। आप देखिए कि जैसी सरकार गिरने लगती है, ईडी के रेड्स होते हैं। ईडी के रेड्स किस पे होते हैं? धर्मेंद्र राठौड़ पे होते हैं और राजीव अरोड़ा पे होते हैं। सब लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत करीबी है। मैं यहाँ बैठी हूँ फेयरमाउंट होटल पे, और फेयरमाउंट होटल पे जो है ये कांग्रेस के एमएलएज आए हैं। फेयरमाउंट होटल किसका है? वो अशोक गहलोत के जो फैमिली है उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। और फेयरमाउंट होटल में भी कल तक तो क्वेश्चनिंग चल रही थी ईडी के रेड्स की, तो ईडी यहाँ पर क्वेश्चनिंग करके चली जाती है, उसके बाद वे कांग्रेस एमएलएज आ जाते हैं। तो एकदम से ये इनकम टैक्स के रेट्स जो है ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट बीजेपी का जो है वो हमको दिख रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा। उमा हमारे साथ है। उमा, तब क्या ये स्पष्ट हो गया कि राजस्थान कांग्रेस में की राजनीति में अशोक चक्र ही चलेगा? मतलब अशोक चक्र के अलावा कोई दूसरा चक्र नहीं हो सकता है? जी, आज के बाद तो ये तय हो गया कि अशोक चक्र ही चलेगा। और जैसे हर्षा ने आपको कास्ट लाइन समझाई, अब एज लाइन समझिए, वो भी कांग्रेस के मद्देनजर। आज की घटना के बाद, या जो पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, उसके बाद एक जो युवा लीडरशिप है कांग्रेस के अंदर का, उसमें ये अब भावना जोर पकड़ने लगी है कि युवाओं की नहीं चलेगी, बुजुर्गवार नेताओं की ही चलेगी। उदाहरण के तौर पे आप ट्वीट देख सकते हैं जितिन प्रसाद का, प्रिया दत्त का भी आप ट्वीट ले सकते हैं इस मायने में। और अगर आप बात करेंगे युवाओं से, तो अगर या तो किसी बुजुर्ग नेताओं के साथ जुड़ के जी, तो ये युवा नेताओं की सोच है कि उनका हश्र भी वही होगा जो सचिन पायलट का होगा। पर उमा, एक छोटा सा सवाल और जानना चाहता हूं कि एक जिस तरह से जो युवा नेता हैं, अशोक गहलोत की जिस तरह से एक तरह से पकड़ मजबूत हुई है, तो क्या अभी भी आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी हुई है, या कांग्रेस ने अपनी सरकार दांव पर लगाकर सचिन पायलट को निकाला है? जी देखिए, जहां तक आंकड़ों की बात है तो उन्होंने 109 विधायकों के साथ होने का दावा किया है। खींचतान जरूर है, और सचिन पायलट खेमे का ये दावा है कि उनके 5 से 7 या 8 विधायक वो हैं जो अभी अशोक गहलोत के कैंप में हैं, लेकिन जब मौका लगेगा और जब मौका पड़ेगा तो वो वापिस आ जाएंगे, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। इसी तरह का दावा अशोक गहलोत कैंप का भी है कि जो अभी सचिन पायलट के साथ नजर आते हैं वो
वापस उनके पास आ जाएंगे। और इसी तरह से कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भी ये एक संदेश अशोक गहलोत को दिया जा रहा है कि आप विन बैक कीजिए पहले एमएलएज को और उसके बाद आगे की बात देखेंगे। अब ये देखना है कि कितने एमएलएज को वापस ले आ पाते हैं अशोक गहलोत अपने खेमे में, ताकि अभी भी उनकी मेजोरिटी है और संख्या बल के आधार पर सरकार उनकी बचती नजर आ रही है, लेकिन एक कंफर्ट जोन में वो पहुंच पाए। तो इसकी कवायद अभी होनी बाकी है। पहला अध्याय आज खत्म हुआ है। कल सचिन पायलट अपनी अगली रणनीति का खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपना एक बयान जारी करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि किस तरीके से जो अब एक रिजॉर्ट में अशोक गहलोत के से बगावत करके जो विधायक आए हुए हैं उनको कैसे वापस लाने की अशोक गहलोत कोशिश करते हैं। तो इस पे काफी कुछ डिपेंड करता है कि अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का भविष्य जो है वो कितना मजबूत रहेगा या कितना थोड़ा सा डगमग होकर रहेगा। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, अब ये तो होटल का खाना खाया, तो होटल के खाने की कोई निष्ठा तो होती नहीं है। माँ के हाथ का खाना खाया है या नमक खाया है उसकी तो निष्ठा होती है, पर क्या आप जो वहाँ की हवाओं में तैरती हुई बातें सुन रहे हैं, किसकी सरकार जाती हुई नज़र आ रही है, किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है? ये जो विधायक अंदर हैं वो अंदर वालों के साथ हैं या अंदर रहते हुए बाहर वालों के साथ हैं? बिल्कुल रवीश, सबसे बड़ी बात यह है कि फेयरमाउंट जहां पर लगातार ये विधायक हैं कल, जिन्हें अशोक गहलोत खुद बस में बैठा के लाए थे, उनको अशोक गहलोत ने नहीं छोड़ा। सीएलपी की मीटिंग खत्म हुई, अशोक गहलोत सीधे कलराज मिश्रा के पास गए, गवर्नर के पास गए। उन्होंने बताया कि हमने 3 मंत्रियों को अपनी कैबिनेट से हटा दिया है। और जहाँ पर फेयरमाउंट में ये लोग रुके हुए हैं रवीश जी, ना वहाँ पर किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, ना वहाँ से बाहर आने दिया जा रहा है। पुलिस का इतना कड़ा पहरा है, जैसे कि बीपीटी के 2 एमएलए ने तो वीडियो भी वायरल कर दिया है कि किस तरीके से पुलिस ने उनको रोक करके उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली और वो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के लोग ज़बरदस्ती उनको बंधक बनाए हुए हैं, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जाने दे रहे हैं। पुलिस वाले चाबी निकलते वक्त उनसे कह रहे हैं कि आपको खतरा हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें भी चल रही हैं। जाहिर सी बात है, अशोक गहलोत की सरकार है तो पुलिस उनके साथ है, तो पुलिस का पूरा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि लगातार जो सुबह विधायक यहाँ पहुँचे उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट करके ला रही थी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र से सबक लिया। इस समय बीजेपी दफ्तर में है, अंदर वी सतीश जो कि यहाँ के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से मीटिंग कर रहे हैं। उससे पहले गुलाब चंद कटारिया जो कि यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यहाँ पर आए थे। तो बीजेपी बिल्कुल वेट एंड वॉच की स्थिति में है रवि जी। और अगर बीजेपी चाहे तो जाकर के कलराज मिश्रा के पास एक पत्र दे सकती है और कह सकती है कि इनके पास नंबर्स नहीं है, आप फ्लोर टेस्ट करा लीजिए। तो ऐसे में कलराज मिश्रा जो कि यहाँ के गवर्नर है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन अभी बीजेपी ने ऐसा किया नहीं है। और जाहिर सी बात है, बिल्कुल तय है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लोग सचिन पायलट के खेमे से बात कर रहे हैं। तो इस समय गेंद सचिन पायलट के खेमे पर है। सचिन पायलट को अपना दमखम दिखाना होगा बीजेपी को, वरना वो अलग पार्टी बना सकते हैं। तो अब ये तय है कि जो अंदर विधायक ऐसे नहीं कह सकते हैं कि फेयरमाउंट में जो विधायक है सब अशोक गहलोत के साथ हैं, क्योंकि 2 विधायकों ने अपना वीडियो वायरल किया और हो सकते हैं और विधायक हैं। जी रवीश जी। और ये जो तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है, अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी जो मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से पहले हाथ साफ कर रहे हैं सैनिटाइजर से, गहलोत जी और मिश्र जी दोनों। शायद हो सकता है कि हाथ मिलाने की नौबत आ जाए, उससे पहले ये दोनों हाथ साफ कर लेना चाहते हैं। तो राजस्थान की राजनीति मध्य प्रदेश के रास्ते चलेगी या फिर महाराष्ट्र जैसा कुछ फन आएगा कि पहले कोई आकर शपथ ले लेगा, फिर सरकार किसी और बनती हुई नजर आएगी और फिर अंत में किसी और की बन जाएगी, ये तो सब देखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बीजेपी के विधायक ने ऐसा सपना देखा कि उनकी गली में जो मकान हैं, गली के जो मकान हैं वो अलग अलग रंग के क्यों हैं, तो क्यों ना उनकी पार्टी के रंग के, हालांकि उनकी पार्टी में 2 तरह के रंग हैं, लेकिन एक रंग के उस मकान के, गली के मकानों को रंगवाने का जो उन्होंने सपना देखा है, वो देखिए कैसे पूरा हुआ है। सत्ता का खुमार भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के ऊपर जो सवार है, उसी के तहत उन्होंने उनके घर को जो गली जाती है, उस गली के सारे मकानों को उन्होंने भगवाकरण कराने को चाहा, जिसमें कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो हर 12 तारीख को अपना पुनर्जन्म महोत्सव मनाते हैं। लाला है इनका जो मौसी का लड़का, इसने कहा, इसके पहले हमको मारा भी था इसने साल भर पहले चुनाव के, कि हमारा विरोध क्यों करते हो और हमारा सपोर्ट करो आप।
तो उसको हमको घर से मारा था, नाक फट गई थी, उसकी हमने FIR नहीं की थी क्योंकि हमारे बच्चे मना कर दिए थे, पापा यहीं रहना है, मत दुश्मनी। लेकिन अभी फिर ये आया, कहा कि पहले तुम्हारा नाक वाक फोड़ा था, अब तुम नीचे आओगे तुमको मार ही डालेंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया, मार डालना, इस समय शासन तो आप ही लोग का है, आप ही लोग जैसा चाहो वैसे करो, जैसा रंग कराओ रंग करा दो, जो कपड़ा पहना दो कपड़ा पहना दो, आप सब आप ही लोग करो जो करना है। 2 व्यक्तियों के द्वारा, एक डॉक्टर जीवन चंद और एक रवि गुप्ता, 2 लोगों ने FIR लिखाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे घर का रंग जो है उसको गेरुआ कलर से, एक ने लिखा भगवा रंग से रंग दिया है। और जिसमें एक में तो अज्ञात लिखाया है डॉक्टर जीवन चंद ने, और रवि गुप्ता ने एक लाला उर्फ केशव चंद करके ऐसा नाम दिया है कि उन लोगों ने 15-20 लोगों के साथ आके ज़बरदस्ती मेरा घर रंगा, जिस पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना के उपरांत देखा जाएगा इसमें क्या सत्यता है। गुणदोष के आधार पर उसका निस्तारण किया जाएगा। जो जांच हम लोग कर रहे हैं उसमें ये इतना नंबर आना स्वाभाविक है। जो परिस्थितियां आज देश और दुनिया के अंदर बनी हुई हैं, हमारा रिकवरी रेट 70% से ऊपर है। ये बहुत महत्व का विषय है और इस कारण से जो एक्टिव केसेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो मरीज संक्रमित हो रहे हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और उसका चिंता हम लोग कर रहे हैं और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस कारण से स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मेरा बार बार लोगों से अपील है कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें और नाक और मुंह को बंद करके ही चलें, चेहरे को ढक के चलें, मास्क लगा के चलें, ये बहुत ज़रूरी है। मजदूरों के लिए, इनके लिए कुछ करने के लिए कुछ नहीं था। टिकट का पैसा नहीं दे पाए ये लोग, बल्कि और गरीबों का खून चूसने का काम किया। भूखे नंगे लोग जो हैं सड़कों पे चलते रहे, पीड़ित लाचारित लोग। तो सरकार ने कोई ध्यान तो दिया नहीं। लेकिन ये लोग जो कोरोना जो फैला रहे हैं, ये बीजेपी के लोग, बताए कौन से जमात के लोग। बिहार की स्थिति थोड़ी गंभीर होती जा रही है। कल के देश की बात में हमने एक उमेश रजक नाम के गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी की तस्वीर दिखाई थी कि कैसे उमेश रजक अस्पताल के बाहर पड़े हुए हैं, उन्हें बिस्तर नहीं मिला है और उन्हें बहुत मुश्किल से एम्स में भर्ती कराया गया। लेकिन आज उनके बेटे ने बताया कि पिताजी नहीं रहे और बेटे को बहुत शिकायत है कि ये इस तरह का ये वीडियो वायरल हुआ था पटना में। इसके बाद भी एक ऑफिसर को भर्ती समय पर नहीं कराया जा सका और उनकी मौत हुई है। उमेश रजक जी के पुत्र ने भी सुबह मैसेज किया था। क्या जवाब देते कि अभी भी इस तरह से एक व्यवस्था के लापरवाही का शिकार हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री को आप बोलते हुए सुन ही रहे थे कि वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं कि रिकवरी रेट ठीक है। यहाँ बात हो रही है कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं, क्यों नहीं है? रिकवरी रेट सिर्फ आपका ठीक नहीं है, रिकवरी रेट बांग्लादेश का भी ठीक है, नेपाल का भी ठीक है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में जाके देखिए तो 10 लाख में कहीं 4 लोग मर रहे हैं, कहीं 17 लोग मर रहे हैं। भारत में 17 हैं तो कहीं 24 लोग हैं, पाकिस्तान में कहीं 1 भी है। तो सिर्फ रिकवरी रेट के नाम पे आप इस तरह से अपने जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की जो इनकी पोल खुल रही है, उसकी जवाबदेही से आप नहीं बच सकते हैं। इसमें आपका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है कि रिकवरी रेट लोग जो खुद से ठीक हो जा रहे हैं। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, ये बताइए कि अब फिर से 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, तब लगा कि ये कोई बड़ा चीज है तो इसको अनाउंस करो, थाली बजवाओ। लेकिन अब कहीं ग्वालियर में इसको धारा 144 लगाई जा रही है, कहीं बेंगलुरु में हो रहा है। धीरे धीरे लॉकडाउन राज्यों और जिलों के स्तर पर, मोहल्लों के स्तर पर वापस आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उमेश रजक जी के बेटे, बहुत कम उम्र होगी हमारे आपके सामने, वो बच्चा पूछ रहा है कि उसके पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ, आप क्या जवाब देंगे? देखिए रवीश, उसके पिता के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिहार की जो स्वास्थ्य सेवा है वो बदहाल हो चुकी है। यहाँ पर जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अब असंवेदनशील हो गए हैं। उन्हें इन सब बातों से, इन सारे
आप उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल कीजिए, उनकी आलोचना कीजिए, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव में जो होते हैं वो इन सभी मुद्दों पर नहीं होते हैं, चुनाव सामाजिक समीकरण पर होते हैं। मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं। आज सबसे ज्यादा जो पटना में सबसे बड़ी खबर यह थी कि बीजेपी दफ्तर में चाहे उनके जो प्रभारी हो नागेंद्र जी या अन्य जो पदाधिकारी हो, करीब 75 की संख्या में वो लोग संक्रमित पाए गए हैं। और ये संक्रमण की आशंका अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते भी मैंने जताई थी, क्योंकि भाजपा दफ्तर में जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे थे, भले जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, लेकिन सच्चाई यही थी कि जो टिकट पाने वालों की संख्या वो सैकड़ों में थी, जो पार्टी दफ्तर में सुबह से शाम तक जुटी होती थी। लेकिन अगर आप अभी चले जाएं इस कार्यक्रम के दौरान, आप बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का जो ट्विटर अकाउंट देखिए, या जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं या सुशील मोदी हैं, तो उन्होंने आज दिन के दौरान जो वर्चुअल मीटिंग की है उसका आपको वीडियो मिलेगा, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन पार्टी दफ्तर में ऐसा कैसे हुआ उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी भी नहीं दी कि ये 75 की संख्या सही है या गलत है, उसका खंडन भी नहीं किया। और यही दिखाता है कि पार्टी किस तरीके से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा इंसेंसिटिव है, इतनी एरोगेंस में है, वो आप कह सकते हैं सत्ता का एक घमंड है, सत्ता के नशे में है, जिसके कारण उन्हें नहीं लगता है कि अगर कोई अपने ही गृह विभाग का कोई अधिकारी की मौत हो जाए और वो मौत के पीछे भी वीडियो वायरल हुआ कि उनको किस तरीके से घंटों जो है वो पेमेंट पे सोना पड़ा, वो लेटे हुए थे और उनको बिहार सरकार के आईजीआईएमएस से रेफर किया गया था। ये बात अलग है कि आईजीआईएमएस कोविड अस्पताल नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के भी अस्पतालों में कोई अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, कोई जाना नहीं चाहता है। और ये आज के बिहार की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई यही है कि अगर आप बिहार के मंत्रियों या आप जनता दल यूनाइटेड के ही किसी नेता के आप टाइमलाइन पर जाके देखिए तो उनकी वर्चुअल मीटिंग जो परसों से स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में पूरी एक तरह से जानकारी दी जा रही है या उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आज के बिहार की यही एक सच्चाई है, ये बड़ा कटु सच है कि बिहार के जो सत्ता में बैठे लोग हैं कहीं ना कहीं इतने ज्यादा सत्ता के घमंड में हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि इन सभी चीजों पर, आज तक मैं आपको बता दूं रवीश कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो एक तरह से इतने ज्यादा सेंसिटिव माने जाते थे किसी भी क्राइसिस पे, लेकिन कोरोना के बाद उन्होंने ना एक संवाददाता सम्मेलन किया है और ना ही अपने राज्य के लोगों को संबोधित किया है। उसकी जगह उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 दिनों तक जनता दल यूनाइटेड की वर्चुअल बैठक की, जिसमें वो 11 बजे से शाम के 6 बजे तक जो है लोगों को एक घंटा संबोधित करते थे। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री इतना इंसेंसिटिव हो, उसके मंत्रिमंडल के सहयोगी अगर इतने एरोगेंस में है, इतने अहंकार में है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रवीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। इस तरह से आप देखें कि पीएमसीएच में डॉक्टर एनके सिंह हैं। डॉक्टर एनके सिंह ईएनटी के काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, वो कोविड से संक्रमित हो गए और 5 दिन के भीतर उनका निधन हो गया। पटना में या देश भर में देखिए डॉक्टरों की कितनी आवाज़ होती थी, कोई उन पर हाथ डालने से रुकता था, डरता था और वो खुलकर बोलते थे, उन्हें किसी पार्टी से डर नहीं लगता था। क्या आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण इस देश में 90 से अधिक डॉक्टरों की मौत हो चुकी है? कहीं कोई खबर नहीं है, कहीं कोई सूचना नहीं है। तो इस कोविड-19 के दौर में हमारे डॉक्टर, जो हमारे योद्धा हैं, जो जान बचाने वाले लोग हैं, वो भी अपनी आवाज़ हार गए हैं। किस लिए, किस वजह से हारे हैं, इसका जवाब आपको कहीं कहीं मिलता रहेगा। देश की बात देखते रहिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर आगे की बात करते हैं। टाकून दिले त्यांना आतमध्ये आणून त्यांनी स्वतः भरतीनं चालले गेले सोडून मी काय सांगते त्यांच्या कॅबिनमध्ये टाकला।
आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। दावा तो बहुत किया जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दिया जा रहा है, लेकिन कुपोषण का जो स्तर है वो उतना ही भयानक होता चला जा रहा है। लोगों के पास खरीदने खाने के पैसे नहीं हैं, कमाने के पैसे नहीं हैं। इसका जो असर है वो बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। विकास संवाद के एक सर्वे से मध्य प्रदेश के बच्चों की ये तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल उमरिया जिला कुपोषण की चपेट में है। कोरोना काल में पोषण व्यवस्था चौपट हो चुकी है। शहर से बस 8 किलोमीटर दूर भर्री टोला में माया बैगा की बेटी कुपोषण का शिकार हैं। हाथ पैर कमजोर हैं। आंगनबाड़ी से कुछ आपको सपोर्ट मिला? नहीं। इसका वजन होता है हर महीने? नहीं होता है? नहीं। कोई नहीं आया है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सुपरवाइजर आपके घर आती है? नहीं आई। अच्छा, इसको पोषण आहार मिलता है? तो नहीं मिलता है। हम कभी जाते हैं तो तब भी नहीं देते हैं, नहीं देते। अमड़ी गांव में लाली बैगा का बच्चा कुपोषित है तो खैरा गांव में कुपोषण की और भी बुरी स्थिति है। बूंदाबाई का 5 साल का बेटा जन्म से कुपोषित है। चलने फिरने में दिक्कत आती है। एक बार एनआरसी से रेफर किया गया, फिर कोई झांकने नहीं आया। तकलीफ है, नहीं हिटती है और एक हाथ से अपने हाथ से मतलब नहीं खा पी सके। अभी इसको कहीं भर्ती करवाया है इलाज के लिए? मतलब उमरिया में 3 दफे भर्ती हो चुके हैं। कोई आराम नहीं मिला? कुछ आराम नहीं मिला है। विकास संवाद नाम की संस्था ने 6 जिलों में 45 दिनों तक पोषण आहार का अध्ययन कर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक बच्चों में रोजाना की आवश्यकता के हिसाब से 693 कैलोरी यानी 51% पोषण की कमी दर्ज की गई है। वहीं गर्भवती महिलाओं में रोजाना 2157 कैलोरी यानी 67% और स्तनपान कराने वाली माताओं में 2334 कैलोरी यानी 68% की कमी आई है। प्रदेश में चलने वाले विभिन्न पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम 70 से 100% तक निष्क्रिय रहे हैं। रिपोर्ट में राज्य के 122 गांवों के परिवारों के पोषण का अध्ययन किया गया। पाया गया कि 35% परिवारों को इस दौरान कोई THR का पैकेट नहीं मिला, जबकि 38% परिवारों को 2 पैकेट ही मिले। 3 से 6 साल के 60% बच्चों को रेडी टू ईट फूड नहीं मिला है। लॉकडाउन से पहले मां अपने बच्चों को औसतन 6 बार स्तनपान करवा पाती थी, जो लॉकडाउन में बढ़कर 10 से 12 बार हो गया, जबकि उन्हें खुद पोषण नहीं मिल रहा था। प्राथमिक स्कूल के 58% बच्चों को मिड डे मील की जगह कोई भोजन भत्ता नहीं दिया गया। अभी हम 500 कैलोरी का पोषण आहार बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वास्तव में ज़रूरत ये है कि हमको उनको 1300 से 1400 कैलोरी का पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए उपलब्ध कराना चाहिए। इस दौरान जो डिलीवरीज हैं, प्रसव हैं, वो घरों पर हुए हैं। उसके कारण से गर्भवती महिलाओं की भी स्थिति की निगरानी नहीं हो पाई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको व्यवस्थित ढंग से लागू करने की प्रक्रिया को शुरू करें, ताकि कुपोषण जो है वो बहुत ऊंचे स्तर तक ना पहुंच जाए। अभी तक के अनुभव ये बता रहे हैं कि इन 3 महीनों के दौरान मध्य प्रदेश में ही तकरीबन 5 से 10% कुपोषण की स्थिति में वृद्धि हुई होगी। और ये जो परिस्थितियां हैं हमको कहीं ना कहीं एक तरीके से 10 से 15 साल पुरानी स्थितियों में लेकर के जाती है। लॉकडाउन में राशन बांटने की खूब चर्चा हुई, लेकिन इन 6 जिलों के सर्वे में सामने आया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 52% परिवारों को योजना का पूरा लाभ मिला है। 18% परिवार आंशिक रूप से लाभान्वित हुए हैं, जबकि 30% परिवार योजना से वंचित रहे। करीब 9% परिवार BPL कार्ड होने के बाद भी राशन से वंचित रहे। 5 सदस्यों वाले परिवार को औसत 65 किलोग्राम मासिक राशन की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें केवल 25 किलोग्राम राशन ही मिल पाया। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 40% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं। कांग्रेस के वक्त महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी जब आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा दिए जाने की बात कह रही थीं, तो बीजेपी ने खूब विरोध किया। अब वही इमरती देवी बीजेपी में आ गई हैं, तो देखना है कि वो अपने नेताओं को मना लेंगी या फिर वो भी अंडे का विरोध करेंगी। सियासत में कुर्सी बचाने और गिराने के फेर से उनको मुक्ति मिले, वक्त मिले, तो शायद उन पर भी नजर इनायत हो जो वोट बैंक नहीं।
उमरिया से एजाज और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। देश से आने वाली इन खबरों की तरफ ध्यान दीजिए। हमारे बच्चे कमज़ोर होंगे, उनकी शारीरिक क्षमताएं कमज़ोर होंगी तो आप गुरु क्या, विश्व गुरु तो छोड़िए, क्लास में मॉनिटर नहीं बना पाएंगे इन बच्चों को। NC सक्सेना जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नियुक्त किए जाते हैं, आयुक्त रहे हैं, वो भी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। 35 से 40% तक बच्चे हमारे कुपोषित हैं। उसका संबंध फूड से ज़रूर है, लेकिन खाद्यान्न के अलावा ये भी ज़रूरी है देखना है कि लोगों को पूरे प्रोटीन मिले, विटामिन्स मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले। दाल खाने को हो तो सिर्फ गेहूं चावल ही काफ़ी नहीं है। दूसरी बात ये है कि पिछले 4 महीने में जब से हमारे कोरोना वायरस का अटैक हुआ है, तो मेरा तो ख्याल ये है कम से कम 15 से 20 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के और नीचे आ गए हैं। तीसरी बात ये है कि एक व्यक्ति को खाने के लिए अगर हम सिर्फ खाद्यान्न की बात करें तो कम से कम 12-13 kg चाहिए, यानी थोड़ा सा आधा किलो पर डे खाना चाहिए। भारत सरकार 12 किलो के बजाय सिर्फ 5 किलो ही देती है, वो भी सिर्फ बहुत सारे लोग उसमें छूट गए हैं। तो 5 किलो तो काफ़ी नहीं है, जबकि ऐसी हालत में जबकि कि लगातार गरीबी बढ़ती चली जा रही है, कुपोषण बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए हालत काफ़ी भारत की ख़राब है और हमें अपने आंकड़ों को दोबारा देखने की आवश्यकता है। NC सक्सेना ने कहा कि 10 से 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि हमारे नेता 5 स्टार होटल में दल बदल रहे हैं। राजनीतिक खबरें। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वो मैदान में उतर गए हैं और अब कांग्रेस को जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वो कोरोना की वजह से 3 महीने तक शांत रहे। ज्योतिरादित्य भोपाल में उमा भारती से मिलने के लिए उनके घर गए थे। उमा भारती ने मुलाकात के बाद कहा कि सिंधिया परिवार से उनके पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं और ये भी कहा कि कांग्रेस में अब अच्छे नेताओं की कद्र नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस खबर को गलत बताया है कि उन्होंने सरकारी मकान खाली करने के लिए और मोहलत मांगी थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आरोप लगाया था कि एक ताकतवर कांग्रेस नेता ने उनको फोन करके कहा था कि इस बंगले को कांग्रेस के किसी और नेता को आवंटित कर दिया जाए ताकि प्रियंका गांधी उसमें रह सकें। लेकिन प्रियंका का कहना है कि उन्होंने इस तरह की कोई गुजारिश नहीं की है और वो 1 अगस्त तक घर खाली करने जा रही हैं। बीजेपी के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत पर पश्चिम बंगाल में सियासत बढ़ गई है। 2016 में सीपीएम के टिकट पर जीतने के बाद पिछले साल ही वो बीजेपी में आए थे। सोमवार सुबह रॉय का शव एक बाजार के बाहर लटकता मिला। बीजेपी इसे हत्या बता रही है और उसके कार्यकर्ताओं ने आज कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक इसके विरोध में प्रदर्शन किए। कूच बिहार में भी बीजेपी और तृणमूल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के पास यमुना नदी में 1 मग पानी बढ़ जाए तो सारे न्यूज़ चैनल उसे काफ़ी 1 बाल्टी या 1 नदी भर के पानी के बराबर कवरेज करते हैं। दिल्ली में इस वक्त बाढ़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि असम में नहीं है। 26 जिले प्रभावित हैं और 20 लाख लोग इसके असर में हैं। कोरोना से जूझते असम को इस बार जबरदस्त बाढ़ से भी जूझना पड़ रहा है। कोरोना की वजह से घर में कैद लोगों को बाढ़ के पानी ने घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। राज्य के तकरीबन 22 लाख लोगों पर बाढ़ का असर हुआ है। राज्य की 13 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 26 जिलों के 2816 गांव पानी से घिरे हुए हैं। बाढ़ ने अब तक 50 लोगों की जान ले ली है। वैसे तो राज्य के ज़्यादातर ज़िलों का हाल बेहाल है, लेकिन बारपेटा में हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब दिख रहे हैं। घुटनों घुटनों पानी में लोगों के रेले किसी सुरक्षित जगह की तरफ जा रहे हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र समंदर सी लहरा रही है।
ये ब्रह्मपुत्र नदी जो डेंजर लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर बह रहा है नदी का पानी। और सिर्फ ब्रह्मपुत्र नहीं, असम में 13 नदियाँ ऐसा है जिसमें कि डेंजर लेवल के ऊपर पानी बह रहा है। जो पूरा ब्रह्मपुत्र वैली है वहाँ पे बाढ़ है। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, न सड़क का पता है न खेतों का। इस पानी के बीच में जहाँ सूखी जगह दिखी, लोग ठहरने का इंतज़ाम करने में लग जाते हैं। तकरीबन 45,000 लोग 188 राहत शिविरों में रह रहे हैं। कुछ लोग खुशनसीब हैं जिनको ठहरने के लिए सरकारी इंतज़ाम मिल गया है। मौका मिला तो मुख्यमंत्री सोनोवाल भी पहुंच गए लोगों का हाल जानने। 1,21,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल चौपट हो गई है। खेतों का ही नहीं, जंगलों का भी बुरा हाल है। एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का पानी भर आया है। 51 जानवरों की मौत हो गई है और 100 से ज़्यादा को बचाया गया है। बाढ़ की वजह से काजीरंगा के पास नेशनल हाईवे 37 पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। असम इस बार हाल की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य में 17,000 से भी ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हैं और जो मृतकों की संख्या है वो भी बढ़ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नदी, बहुत तेज़ बहाव है नदी में, और ये तेज़ बहाव सिर्फ ब्रह्मपुत्र में नहीं है, 13 नदियों में है और इसलिए बहुत सारे गांव अब बाढ़ से प्रभावित हैं। तो बाढ़ और कोविड-19 का प्रकोप दोनों से इस वक्त जूझ रहा है असम। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। रतनदीप की ये रिपोर्ट थी। अब फिर से लौट कर आते हैं प्रयागराज वाले उस रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश, इस प्रदेश में हिंदी में 10वीं और 12वीं में 8 लाख छात्र फेल होते हैं। इस प्रदेश में कई लाख छात्र बेरोजगार होते हैं, दिन रात भर्तियों को लेकर मुझे मैसेज करते रहते हैं। इसी प्रदेश में एक मंत्री ने कितना सुंदर सपना देखा है कि उसके मोहल्ले का या शहर का या जाने कहां का सारे मकानों का रंग एक जैसा हो, केसरिया रंग का हो, ताकि बहस इस पर हो, रोजगार और हिंदी में फेल होने को लेकर नहीं। केसरिया रंग का मकान हो तो इसमें दिक्कत क्या है? तो लीजिए फिर से देखिए आप इसमें दिक्कत क्या है। हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार। सत्ता का खुमार भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के ऊपर जो सवार है, उसी के तहत उन्होंने उनके घर को जो गली जाती है, उस गली के सारे मकानों को उन्होंने भगवाकरण कराने को चाहा, जिसमें कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। माननीय नंदगोपाल गुप्ता नंदी जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो हर 12वें तारीख को अपना पुनर्जन्म महोत्सव मनाते हैं। लाला है इनका जो मौसी का लड़का, इसने कहा इसके पहले हमको मारा भी था इसने साल भर पहले चुनाव के, कि हमारा विरोध क्यों करते हो और हमारा सपोर्ट करो आप। तो उसको हमको घर से मारा था, नाक फट गई थी, उसकी हमने FIR नहीं की थी क्योंकि हमारे बच्चे मना कर दिए थे, पापा यहीं रहना है, मत दुश्मनी। लेकिन अभी फिर ये आया, कहा कि पहले तुम्हारा नाक वाक फोड़ा था, अब तुम नीचे आओगे तुमको मार ही डालेंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया, मार डालना, इस समय शासन तो आप ही लोग का है, आप ही लोग जैसा चाहो वैसे करो, जैसा रंग कराओ रंग करा दो, जो कपड़ा पहना दो कपड़ा पहना दो, आप सब आप ही लोग करो जो करना है। 2 व्यक्तियों के द्वारा, एक डॉक्टर जीवन चंद और एक रवि गुप्ता, 2 लोगों ने FIR लिखाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे घर का रंग जो है उसको गेरुआ कलर से, एक ने लिखा भगवा रंग से रंग दिया है। और जिसमें एक में तो अज्ञात लिखाया है डॉक्टर जीवन चंद ने, और रवि गुप्ता ने एक लाला उर्फ केशव चंद करके ऐसा नाम दिया है कि उन लोगों ने 15-20 लोगों के साथ आके ज़बरदस्ती मेरा घर रंगा, जिस पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना के उपरांत देखा जाएगा इसमें क्या सत्यता है। गुणदोष के आधार पर उसका निस्तारण किया जाएगा।